नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एचआर गुराज। मैं बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको डीपली एनालिसिस करके बताऊंगा और आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए इस स्टॉक में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये करंट मार्केट प्राइस फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है या फिर नहीं। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कोविड-19 से पहले जब ये स्टॉक गिर रहा था तो काफी सारे लोगों ने सोचा था कि इसमें निवेश कर लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक लगभग बॉटम लाइन बना चुका है। हालांकि वो काफी हद तक सही थे क्योंकि आप जानते हो ऑटो सेक्टर की जो हालत थी वो पहले ही बहुत बुरी थी, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। बट कोविड-19 आने से हुआ क्या, सेल्स जो है वो दोस्तों जीरो हो गई, प्रोडक्शन जो है वो दोस्तों जीरो हो गई। उस कारण से इतना ज्यादा बुरा हुआ और आज जो है वो 80 रुपए के आसपास स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों डेफिनेटली एक चिंता का विषय जरूर है, बट हमें जो है वो आगे देखना है, फ्यूचर देखना है। तो इसलिए हम जो है वो उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हो एक मल्टीनेशनल कंपनी है टाटा मोटर्स, बहुत ही दिग्गज ब्रांड है, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है और ये टाटा ग्रुप का ब्रांड है। और आप अच्छे से जानते हो टाटा ग्रुप जहां भी आ जाता है तो एक ब्रांड पावर और ट्रस्ट का नाम दिखाता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ब्रांड है। बट जिस हिसाब से दिक्कतों को झेल रहा है वो भी बहुत बड़ी हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इनके सेगमेंट की कि क्या क्या बनाते हैं। दोस्तों ये ट्रक्स, वैन्स, कोचेस, बसेस, स्पोर्ट्स कार्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और दोस्तों मिलिट्री व्हीकल्स भी बनाते हैं। अगर आप मिलिट्री व्हीकल्स देखोगे तो मैक्सिमम आपको टाटा की या फिर दोस्तों अशोक लेलैंड की ही मिलेंगी। तो दोस्तों इनका जो बिजनेस है वो इंडिया में ही नहीं है, लगभग 175 प्लस कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। छोटी मोटी प्रेजेंस नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी प्रेजेंस है। और आप अच्छे से जानते हो कि कोविड-19 का प्रकोप जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो इनका इम्पैक्ट जो होगा वो दोस्तों डबल होगा। अगर इंडिया की कोई कंपनी है और अगर इंडिया में उनका बिजनेस है तो दोस्तों अगर उनको 4 रुपए का नुकसान होता है तो इनको 8 रुपए का होगा। डेफिनेटली अगर इनका बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है तो उनको नुकसान भी उतने ही बड़े लेवल पे होगा। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं वो हमें जाननी चाहिए कि कंपनी का काम क्या है, कैसा काम है, वो हमें जानना है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। तो लगभग 28,710 करोड़ की मार्केट कैप। तो दोस्तों करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 87 के आसपास और 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है 63.50। 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूं तो ये है 201.80। तो दोस्तों वीडियो आप देखिए, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आप काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हो। अगर आपने एक साल पहले इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो दोस्तों आज लगभग 50,000 के आसपास ही बचा होता। और अगर आपने 1 जनवरी के आसपास इसमें अपना रुपया लगाया होता 1 लाख, तो दोस्तों आपके पास आज 47,000 से भी कम रुपए बचे होते। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 169.16 है। स्टॉक पी आप देख सकते हो माइनस में है 1.02। डिविडेंड यील्ड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ना के बराबर है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.23% है। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये भी नेगेटिव में है, और अगर मैं बात करूं कितना तो -1.80। तो दोस्तों सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है 3 साल में मात्र 3.41%। कितनी दिग्गज कंपनी है, बट करंट सिचुएशन आप देख सकते हैं कितनी बुरी है। तो दोस्तों इस पे भी डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है कि इतनी कम सेल्स ग्रोथ क्यों है। आप अच्छे से जानते हो कि सेल्स ग्रोथ मात्र टाटा मोटर्स की कम नहीं हुई है। आप अशोक लेलैंड देख लीजिए, आयशर मोटर्स देख लीजिए, या फिर दोस्तों आप मारुति सुजुकी देख लीजिए, आप कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक देख लीजिए, उनकी जो सेल्स है उसमें गिरावट देखी होगी आपने, भारी गिरावट देखी होगी। अभी तो जो कोविड-19 का प्रकोप है यहाँ तो आपको जीरो सेल्स भी दिखी होंगी। डेफिनेटली दिखने के कारण कोविड-19 है, बट उससे पहले भी जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। उसके कारण काफी ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों डीमोनेटाइजेशन हो सकती है, लिक्विडिटी की कमी हो सकती है, इकोनॉमी में स्लो डाउन जो है इसके मेन कारण है। तो इस कारण से इनकी जो सेल्स है वो बुरी तरह पिटी हैं। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है 2। उसके बाद अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है 1.74। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं कि एक चिंता का विषय है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों पीबी रेशियो तो दोस्तों ये है 0.48। तो ये ठीक ठाक है।
उसके बाद एक और चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वो है दोस्तों सेल्स। तो दोस्तों नेट सेल्स की अगर बात करूं तो आप 2018 में देख सकते हैं 2,91,550 करोड़ दिखाया था। और अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था, लगभग 8,989 करोड़। और दोस्तों 2019 में इनकी हालत आप देख सकते हैं, आपके सामने है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो भयंकर नेट लॉस दिखाया था इन्होंने, लगभग 28,826 करोड़ का। और टीटीएम की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो नेट लॉस दिखाया था लगभग 1059 करोड़ का। और सेल्स जो है वो आपको और भी ज़्यादा गिरती हुई दिखेंगी क्वार्टर 4 में, और नंगा नाच जो होगा वो होगा क्वार्टर 1 में। जो क्वार्टर 1 में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो भयंकर गिरावट दिखाएंगे आपको। और हालांकि उस हिसाब से स्टॉक प्राइस अपने आप को एडजस्ट भी कर रहा है, बट दोस्तों हमें 50 बार सोचना है स्टॉक में निवेश करने से पहले, क्योंकि हम अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, कोई चोर बाजार का पैसा नहीं लगा रहे, इसलिए हमें 50 बार जरूर सोचना है। ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा था 2018 में, लगभग 26.47 पर शेयर था। और दोस्तों अभी ये जो सिचुएशन दिखा रहा है वो नेगेटिव में दिखा रहा है, और इससे भी बदतर सिचुएशन आने वाले समय में आपको दिख सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ही जरूरी है। जिस ग्रुप से जिस कंपनी का ये नाम है उसमें ही अभी सबसे ज्यादा कोई चीज बचती है वो है दोस्तों ट्रस्ट। तो ये देखना बहुत ही जरूरी है कि एफआईआईस म्यूचुअल फंड्स इसमें ट्रस्ट दिखा रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर और कोई कंपनी होती और इस तरह के रिजल्ट दिखा रही होती तो क्या आप निवेश करते? डेफिनेटली आपका जवाब होता कि हम उसको देखते भी नहीं। तो इस ग्रुप से ये स्टॉक बिलोंग करता है, वो ट्रस्ट का नाम है, तो इसलिए डेफिनेटली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ही जरूरी है कि इसमें उनका ट्रस्ट कैसा है। तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास लगभग 47.3% की होल्डिंग है, और आप जानते हो टाटा ग्रुप में हमेशा आपको जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो अच्छी खासी ही दिखती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों एफआईआईस की, तो एफआईआईस के पास लगभग 18.79% की होल्डिंग पड़ी हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 6.86% की होल्डिंग पड़ी हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियों की, तो इंश्योरेंस कंपनियों के पास 7.74% की होल्डिंग पड़ी हुई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो मात्र 0.25% की होल्डिंग पड़ी हुई है। और अभी बात करते हैं कि इन्होंने अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है या फिर दोस्तों बढ़ाई है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एफआईआईस की, तो इन्होंने भी कम की है, ये 21% के आसपास थी। और अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स की तो 9% के आसपास थी, और अभी इन्होंने 6.86% कर दी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियों की, तो इंश्योरेंस कंपनियों ने जो अपनी होल्डिंग है वो लगभग ना के बराबर ही रिड्यूस की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने जो होल्डिंग अपनी रिड्यूस की है वो लगभग 0.35% थी, और अभी इन्होंने रिड्यूस करके कर दी है 0.27%। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो होल्डिंग है वो रिड्यूस जरूर हुई है, डेफिनेटली रिड्यूस हुई है, बट इतनी खास भी रिड्यूस नहीं हुई है। ये डेफिनेटली इस कंपनी और इस ग्रुप में ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों रिस्क की। रिस्क देखना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो अगर हमें रिस्क का नहीं पता होगा तो हमारा पैसा जो है वो इरोड हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले रिस्क की। तो दोस्तों लोअर देन इंडस्ट्री ग्रोथ। तो दोस्तों इंडस्ट्री जो ग्रोथ है उससे कम ये ग्रोथ दिखा रहा है, जो डेफिनेटली चिंता का विषय है। अगर हम इंडस्ट्रियल एवरेज ग्रोथ की बात करें तो ये 7.27% का है, और अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये जो ग्रोथ रेट है लगभग 5.49% का है, जो एक डेफिनेटली चिंता का विषय है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि दोस्तों डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, जो इनका मार्केट शेयर है उसमें भी गिरावट दिखने को मिल रही है। जब इस तरह का रिसेशन आता है तो जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां होती हैं वो दोस्तों अपना मार्केट शेयर अपने पैसे से बढ़ाने की कोशिश करती हैं, बट इनका जो मार्केट शेयर है वो दोस्तों गिर रहा है। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि 60 से 65% की जो इनका रेवेन्यू है वो दोस्तों लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों से आता है, बट आप देख सकते हो उनकी सेल्स भी बुरी तरह पिटी है, कहीं 8%, कहीं 12% और कहीं दोस्तों 16% के आसपास भी गिरावट देखने को मिली है। यूरोप की बात करूं दोस्तों, अमेरिका की बात करूं, लैटिन अमेरिका की, या फिर दोस्तों मैं बात करूं दोस्तों चाइना की, हर जगह आपको जो है वो गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है, डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
उसके बाद एक और चीज जो आपको बताना चाहूंगा एज ए रिस्क वो ये है कि हायर डेट टू इक्विटी रेशो, जो इनका डेट टू इक्विटी रेशो है वो भी हाई है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। एक और चीज जो मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं बताई वो ये है कि दोस्तों प्रमोटर्स के द्वारा लगभग 3.9% की होल्डिंग जो है वो दोस्तों प्लेज रखी गई है। बट इसमें थोड़ा सा खुशी होने वाला ये बात है कि अगर मैं बात करूं दोस्तों पहले का, तो जून 19 में लगभग 4.67% की जो होल्डिंग थी दोस्तों वो इनके द्वारा प्लेज रखी गई थी, और अभी जो प्लेज होल्डिंग है वो दोस्तों लगभग 3.95% ही बची है। तो थोड़ी बहुत खुशी आप मना सकते हैं। और एक और चीज जो चिंता का विषय बना हुआ है वो है दोस्तों सेल्स जो है वो दोस्तों आने वाले समय में और ज्यादा भी आपको पिटती हुई दिखेंगी। तो दोस्तों अभी बात करते हैं दोस्तों एडवांटेजेस की कि आपके लिए एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी जो इस तरह के स्टॉक में एडवांटेज रहती है वो है दोस्तों ब्रांड पावर एंड ट्रस्ट। दोस्तों यही चीज है जो आपके लिए एडवांटेज है, वरना आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में आप कुछ ढूंढोगे तो आपको निवेश करने के लायक कुछ भी नहीं मिलेगा, सब चीजें आपको खराब ही दिखेंगी। इस समय एक ही चीज जो आपको एडवांटेज के तौर पे दिख सकती है वो है दोस्तों ब्रांड पावर और ट्रस्ट। इस तरह के रिसेशन से ये बड़ी बड़ी कंपनियां निकली हैं और निकल सकती हैं, और जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है दोस्तों शानदार ग्रुप है, टाटा नाम है, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए एडवांटेज है। उसके बाद अगर एक और एडवांटेज की मैं बात करूं वो है दोस्तों करंट मार्केट प्राइस। तो हद से ज्यादा ये स्टॉक पिट चुका है। जब दोस्तों पहले कोविड-19 से पहले ये स्टॉक गिर रहा था तो काफी सारे लोगों ने सोचा था कि ये बॉटम लाइन बना चुका है। उनके साथ मैं काफी हद तक एग्री भी करता था, क्योंकि उससे वर्स्ट क्या हो सकता था, किसी ने नहीं सोचा था कि इससे वर्स्ट हो सकता है। इवन किसी ने ये भी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि क्रूड ऑयल जीरो से भी नीचे जा सकता है, इवन जीरो नहीं सोचा होगा किसी ने, बट मार्केट में ऐसा हुआ और इसके साथ भी हुआ, इसकी भी सेल्स जीरो हुई। तो दोस्तों ये चलता है, इससे ज्यादा वर्स्ट अभी इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता, ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं। कभी भी ऐसी सिचुएशन स्टॉक मार्केट ने कभी फेस की ही नहीं है कि जीरो हो जाए। ऐसा होता था कि अगर कोई 10 की चीज है वो 1 की हो जाती थी, 2 की हो जाती थी, 3 की हो जाती थी, बट दोस्तों जीरो या जीरो के नीचे स्टॉक मार्केट ने कंडीशन कभी नहीं देखी थी। बट आपने, हमने और स्टॉक मार्केट ने वो भी देखी है। तो मेरे को मानना ये है कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो वर्स्ट है और इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो करंट मार्केट प्राइस है वो काफी ज्यादा फेयर है, आपके लिए एडवांटेज का है। और दोस्तों बात करना था, मैंने जो स्टार्टिंग में बात शुरू की थी वो की थी जिसमें मैं आपको रिस्क और एडवांटेजेस बताऊंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो फेयर वैल्यूएशन में आता है कि नहीं। तो दोस्तों डेफिनेटली ये करंट मार्केट प्राइस में आता है और फेयर वैल्यूएशन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अगर हम 5% के आसपास भी इसकी ग्रोथ माने तो दोस्तों ये करंट जो इसकी फेयर वैल्यू है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और एडवांटेजेस मैंने आपको बता दी हैं, मेरी नज़र में 2 ही एडवांटेजेस आती हैं, और जब कोई चीज़ गिरती है तो उसका बढ़ना भी लाजमी है, और दोस्तों ये बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस भी हैं। हाँ, बट हाँ आपके लिए रिस्क भी उतना ही रहेगा, आपके लिए रिस्क जो है वो दोस्तों बना रहेगा। और ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी कमा के दे सकता है। बट मैंने आपको रिस्क और एडवांटेजेस बता दिए हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और अगर बात करो कि आपको पैसा ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाना है तो मेरी जो आपको प्रेफरेंस होगी वो पहले 2 व्हीकल्स की तरफ होगी, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप इस तरह का स्टॉक लीजिए। डेफिनेटली लेना चाहिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए, बट रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपके ही फेवर में होगा अगर हम ब्रांड पावर और ट्रस्ट को देखें। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।